नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर एक बार फिर सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। सुदर्शन न्यूज की पड़ताल में खुलासा हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 के बीच स्थित मजार आज भी जस की तस मौजूद है, जबकि ये रेलवे लाइन के बेहद करीब है। इतना संवेदनशील स्थान होने के बावजूद न सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और न ही सीसीटीवी कैमरे। अनाधिकृत भीड़ की आवाजाही आम बात है, जिससे किसी भी बड़ी घटना का खतरा बना रहता है। हमारी टीम ने जब रेलवे प्रशासन से जवाब मांगा तो डीआरएम ने मिलने से इनकार कर दिया। तो वही सवाल खड़ा होता है कि मजार हटाने की कार्रवाई कब तक होगी। जनपद चंदौली के मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तो कर दिया गया, मगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में जो मजार है वो अभी भी वहीं पर स्थापित है और लगातार वहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, चादर चढ़ाए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से देश में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन रेलवे को अभी तक इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर मुगलसराय जंक्शन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो चुका है, अगर वहाँ भी इसी प्रकार की घटना हो जाती है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। वहाँ पर प्रत्येक दिन हजारों यात्री वहाँ पर अलग अलग राज्यों से, जनपदों से आते हैं। अगर उस प्रकार की घटना अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर हो जाती है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं रेलवे प्रशासन से और सरकार से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से सड़क चौड़ीकरण में मंदिरों का स्थानांतरण करके दूसरे स्थान पर कर दिया गया, उस प्रकार से वहां की मजार को विस्तारण कर दिया जाए। वहां की मजार को वहां से हटाकर दूसरी जगह हटाकर स्थापित किया जाए, लेकिन रेलवे की जो सुरक्षा है, प्लेटफॉर्म की जो सुरक्षा है, जंक्शन की जो सुरक्षा है, वो बनी रहे और आम नागरिकों को, स्थानीय नागरिकों को और जो यात्री दूर दराज से आ रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो और किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो पाए। जय हिंद, जय भारत। चंदौली जनपद के पूर्व जिलाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राणा प्रताप जी आज पीडीयू जंक्शन मुगलसराय में हम लोग आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये सुदर्शन न्यूज को हमेशा से लाइक करते आ रहे हैं। और राणा प्रताप जी, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। ये मजार बनी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? दरअसल पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सुदर्शन न्यूज हर छोटी बड़ी घटना को, हर छोटी बड़ी कार्रवाई को बहुत गंभीरता से लेता है। देखिए, दोनों प्लेटफार्म के बीच में मजार बनी है, प्लेटफार्म का विस्तार हो रहा है, रेल लाइन का विस्तार हो रहा है, डीएफसीसी की लाइन बन रही है, नई नई लाइनें बन रही है। ऐसी परिस्थिति में इस मजार का दोनों प्लेटफार्म के बीच में होना ये खतरे का संकेत है और इसे कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाना चाहिए, ये मेरा सुझाव भी है और रेल प्रशासन से कहना भी है। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली अभी घटना हुई है, बम ब्लास्ट हुआ है और देश में कहीं न कहीं होता रहता है और ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ पे हर जगह के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। कोई भी घटना करके आराम से ट्रेन में बैठेगा, मालगाड़ी में भी बैठ सकता है। और प्रशासन देख रहे हैं, यहाँ पे एक भी पुलिस प्रशासन या आरपीएफ के लोग नहीं है। और जबकि योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, हम रेल प्रशासन को भी, यहाँ के कमांडेंट को, जीआरपी को, सबको आपके चैनल के माध्यम से आगाह भी करना चाहते हैं और व्यक्तिगत भी हम वार्तालाप करेंगे। जो संकेत आपने दिया है कि इस तरह से धार्मिक स्थल प्लेटफार्म पर अगर बने हैं, कौन से लोग वहाँ आते हैं, कौन से लोग पूजा पाठ धार्मिक स्थल पर बैठ रहे हैं, इसकी पूरी सीसी रिगार्डिंग, सीसी कैमरा, सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था ये निश्चित तौर पर रहनी चाहिए, ताकि किसी घटना को कोई अंजाम न देने पाए। इस बात का जो आपने संकेत दिया है, ये संभावनाएं जो व्यक्त किया है, हमारी नज़र उस पर रहनी चाहिए। हम स्थानीय प्रशासन से भी इस संदर्भ में आज वार्तालाप करेंगे। आपसे एक सवाल और है, ये रंग रोगन हो रहा है और यहाँ के लोगों ने बताया, सूत्रों से विशेष पता चला कि रंग रोगन यहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं और जो यहाँ के डीआरएम है, उनका भी नाम आ रहा है। ये लोग चादर चढ़ाते हैं और इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, उनकी धार्मिक आस्था है, चादर चढ़ाएं, इस पर हमारा उन पर कोई कमेंट नहीं है। लेकिन रंग रोगन हो रहा है, उसका विस्तार अगर हो रहा है तो ऐसे जगह पर जो सरकार की लैंड है, रेलवे की लैंड है, दोनों प्लेटफार्म के बीच में है, रेलवे लाइन है, तो ऐसे जगह पर इसे मजार को सम्मानित तरीके से कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए। और रंग रोगन करके अगर उसका विस्तार करेंगे तो यह आपत्तिजनक है। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता राणा प्रताप जी से बात हो रही है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली जनपद के पीडीयू नगर में ये रेलवे जंक्शन है। पहले ये मुगलसराय के नाम से हुआ करता था, लेकिन अब ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय
जंक्शन के नाम से हो गया। कैमरा मैन कहें कि दिखाएं, ये मजार है, ये मजार है और हजरत सैयद लाइन शहीद बाबा की मजार है। जंक्शन का नाम तो बदला, लेकिन ये मजार यथास्थिति है, आज वहीं पे है। और दोनों तरफ से रेलवे लाइन है, यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है। कभी भी कोई आतंकवादी घटना होगी रेलवे जंक्शन पे होगी और लोग घटना करने के बाद ट्रेन पे बैठेंगे, आराम से निकल जाएंगे। यहाँ पे जो टोपी लगा के आता है उसकी जांच नहीं होती है, उनका रेलवे प्लेटफार्म टिकट टोपी। ऐसे लोगों पे कब जांच होगी? अभी हमारे कैमरामैन कहेंगे दिखाएं, ये रेलवे लाइन है, इधर रेलवे लाइन है और इसके बगल में भी रेलवे लाइन है। अब देखना है कि ये मजार यहाँ से कब हटाई जाती है। योगी सरकार है और केंद्र मोदी सरकार है, रेल मंत्री वैष्णव जी हैं। ऐसे मजारों पे अब क्या कार्रवाई करेंगे? कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला सुल्तान प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर आपको बता दें, यूपी के मेरठ के ककरखेड़ा थाने क्षेत्र में गौकशी की सूचना पर बजरंग दल की कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां बड़ी मात्रा में गौमाता की खाल बरामद हुई। गौरक्षा प्रमुख हिमांशु गुप्ता को सूचना मिली थी कि दिल्ली मेरठ हरिद्वार बाईपास स्थित एक रिजॉर्ट के पीछे गौकशी की घटना हो रही है। कार्यकर्ता रोहित धानक ने 112 पर कॉल की, जिसके बाद चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके कथित बयान ये तो सालों से चल रहा है, जिसने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। हंगामे के बाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 5 आरोपी फरार हो गए। थाने में एफआईआर को लेकर भी कार्यकर्ता और पुलिस में बहस होती रही। अगली खबर यूपी के वाराणसी से है। वाराणसी में अवैध कफ सिरप मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि इस पूरे रैकेट को सफेद पोश नेताओं और अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है और चल रही कार्रवाई सिर्फ दिखावा है। सांसद ने गिरफ्त में आए अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी को नाटक बताया और कहा कि असली दोषी अभी सामने नहीं आए। उन्होंने शीतकालीन सत्र में सीबीआई जांच की मांग उठाने की बात कही। एसआईआर सर्वे, बुलडोजर कार्रवाई और मतदाता फॉर्म की तारीख बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल दागे। कहा, जरूरत पड़ी तो सड़क से संसद तक लड़ाई होगी। बोलना पुलिस का काम है, वो सामने आपके आएगा यदि पुलिस ठीक तरीके से ईमानदारी से काम करे। लेकिन पुलिस भी यदि इन्वॉल्व होगी इसमें तो नाम सामने नहीं आएगा। एसआईटी का गठन हो गया है, एसआईटी का गठन हुआ है, लेकिन एसआईटी के द्वारा जो जांच होगी वो पुलिस के उसके दायरे में पुलिस और प्रशासन आता है कि नहीं आता है। ऐसी जांच, न्यायिक जांच इसकी होनी चाहिए, जिसमें सभी लोग इसके दायरे में आवे, चाहे पुलिस हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी सफेद पोश हो, जिसका खुलासा किया जाना आवश्यक है। संसद जी, सवाल और एसआईआर को लेकर के इस समय बवाल मचा हुआ है। लगातार कांग्रेस से लेकर के आपके यहाँ सपा सुप्रीमो भी उसका विरोध कर रहे हैं। 3 बीएलओ की मौत भी हो गई है प्रदेश में। देखिए, दूसरा जो सवाल आप लोगों को बुलाने का था वो एसआईआर से रिलेटेड था। मेरा मानना यह है कि करीब 50 वर्षों की कवायद के बाद जो सूची तैयार हुई है और उस सूची को एकाएक कंडम कर देना और नई सूची बनाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, उस प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है और मैं भी व्यक्त कर रहा हूं। जो सूची मतदाता सूची 2024 में थी और उसी मतदाता सूची की कोख से सभी सांसदों का जन्म हुआ है। यूपी के मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने इमरजेंसी, जनरल वार्ड, आईसीयू, टेस्टिंग लैब और दवाई काउंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उपचार और सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने और मरीजों से अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है और इसी भावना से सभी विकास कार्य समय पर पूरे किए जाएं। सुधार की निरंतर आवश्यकता रहती है
और पूरा तरीके से दवाई उवाई सब है, कोई कमी नहीं है, लेकिन निर्माण कार्य चल रहा है। मैंने इसको निर्देश दिए मरीजों को दवाइयाँ प्राथमिकता पर दी जाए और अस्पताल में स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सर यहाँ पे कुछ मरीज ऐसे थे जो ये कह रहे हैं कि बावजूद वो सुबह आ गए थे, उसके बाद उन्हें डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया है। कुछ मरीज ऐसे थे कि आपके आने के बाद उन्हें कुर्सी मिली है। ऐसा जो मरीज ऐसे थे, मरीजों की अधिकता है, प्रोफेसर देख नहीं पाए थे, मैंने उन्हें कहा है और निर्देशित किया है ऐसी कठिनाई अब आगे भविष्य में किसी पेशेंट के साथ ना आवे। हमने जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह जी को अधिकृत किया है, वो 1 महीने के बाद इसका निरीक्षण करें। सर लगातार वीडियो वायरल होती हैं, जूनियर डॉक्टर के व्यवहार पे भी जो मरीज आते हैं वो सवाल उठाते हैं। हमारे पास 7 प्राचार्य यहाँ खड़े हैं और हमने एक मीटिंग लेके बता दिया है, इस तरीके की किसी पर्सन मरीज की शिकायत आएगी तो कड़ी कार्रवाई की। सर अक्सर निरीक्षण में स्टाफ की कमी हर बार देखने को मिलती है, अभी तक वो स्टाफ की कमी पूरी नहीं हो पाई है। मेडिकल कॉलेज वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा ये कॉलेज है, कब तक सर स्टाफ की जो कमी है वो पूरी हो पाएगी, 4th क्लास से लेकर और टॉप क्लास तक? सर क्या स्टाफ की कमी है? सर डॉक्टर की पोस्ट हमारे पास 246-245 है। अब आप लिखकर भिजवा दीजिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके इस कमी को हम पूरा करा। यूपी के बुलंदशहर के 17 वर्षीय आदित्य ने केवल 25,000 रुपए की लागत में AI टीचर रोबोट बनाकर सबको चौंका दिया। तकनीक में गहरी रुचि रखने वाले आदित्य ने अकेले ही इस प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसमें ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जो पढ़ाई से जुड़े लगभग हर सवाल का त्वरित जवाब दे सकता है। इसमें लगाया गया LLM आधारित चिपसेट इंसानी दिमाग जैसी तेजी से प्रोसेसिंग करता है। आदित्य का कहना है कि अगर उसे सपोर्ट मिले तो वो ऐसा 3D ह्यूमन टीचर बना सकता है जो बोले, सुने, लिखे और बच्चों की मानसिक स्थिति को समझकर उन्हें गाइड भी करे। सर हमने एक AI टीचर रोबोट बनाई है जिसका नाम सोफी है और ये इंडिया की 2nd AI टीचर रोबोट है जिसकी कॉस्टिंग मात्र 25,000 आई है। और सर हम चाहते हैं कि जो कॉलेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर ये रोबोट्स पहुँचें और बच्चों को AI की नॉलेज मिले। और जैसे कि आपने देखा होगा कि स्कूल्स में कभी कभी टीचर्स एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं आ पाते हैं सर, तो जो पीरियड जो खाली है उसमें रोबोट्स पढ़ाएं जिससे बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। तो किस तरह से ये काम करती है अपना? सर हमने इसके अंदर LLM फिट किया है जो चिपसेट है, जो कि आपने रोबोट्स में भी मूवीज़ में देखा होगा कि उसमें बोलते हैं रेड चिप, ब्लू चिप। एक LLM होता है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी यूज़ करती हैं, जो कि हमने भी यूज़ किया है। तो कैसे इसका आइडिया है आपको बनाने का? सर हमने एक रोबोट मूवी देखी थी 2010 में आई थी, उसमें वो आर्मी के लिए रोबोट्स काम करते थे। हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो कि बच्चों को पढ़ा सके, जिससे बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। और अदर कंट्रियों में ये सब चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी सब चीज़ें आए। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने लूट और अपहरण के मामलों में फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश रामवीर उर्फ बीरा को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो लालू क्षेत्र के जंगलों में किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसे दबोच लिया गया है। पूछताछ में उसने 7 नवंबर को इको गाड़ी लूटने और ड्राइवर की गला घोंटकर हत्या करने का जुर्म कबूल किया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, रामवीर उर्फ बीरा है, ये इटावा का रहने वाला है। इसके विरुद्ध थाना दक्षिण पर अपहरण और लूट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी, संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। इसके विरुद्ध SSP सर फिरोजाबाद ने 15,000 का इनाम भी घोषित किया था। आज सूचना ये मिली कि ये लालऊ क्षेत्र में जंगलों में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे दक्षिण पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसका एक साथी पूर्व में ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इसका फिलहाल हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। यूपी के बिजनौर में दहेज लोभियों ने नवविवाहिता की जिंदगी छीन ली। शादी को मात्र 6 महीने ही हुए थे, लेकिन ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करता था। परिजनों के मुताबिक मनीष, उसकी मां रानी देवी और पिता भीम सिंह ने मिलकर ममतेश की हत्या कर दी और उसे अधमरी हालत में मायके के बाहर फेंक दिया।
परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। घटना के बाद पूरे इलाके में रोष फैल गया। थाना क्षेत्र नगीना के हर गांव चांदन से एक महिला के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुंची तो पता चला कि परिवारीजनों द्वारा मृतका को दहेज की मांग तथा तेजाब पिलाकर मृत्यु कारित करने का आरोप लगा रहे थे। मृतका के शरीर पर किसी भी जाहिरा चोट के निशान नहीं हैं। परिवारीजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्यवाही कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिस्तरा सुरक्षित कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए सभी बिंदुओं की गहराई से जांच कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के धार से है। बता दें कि इंदौर आरटीओ में पत्रकारों पर हमले के विरोध में धार जिले के पत्रकारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने कहा कि ये हमला भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को डराने की कोशिश है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश में अधिमान्य पत्रकार कार्ड वर्षों से लंबित है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। ज्ञापन में मांग की गई है कि हमले की निष्पक्ष जांच हो, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, आरटीओ से दलालों को हटाया जाए और सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। कार्रवाई न होने पर पत्रकारों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज जो ज्ञापन पत्रकार संघ द्वारा प्राप्त हुआ है, इसको उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक प्रेषित किया जाएगा। आगामी जो भी कार्रवाई होगी ऊपर से निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज इंदौर में बड़ी दुखद घटना हुई कि हमारे पत्रकार साथी श्री हेमंत शर्मा न्यूज़ 24 के राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार हैं और उनके कैमरामैन के साथ जो विभत्स और जो गंभीर घटना हुई है, उससे न सिर्फ इंदौर के पत्रकार बल्कि समूचे मध्य प्रदेश के पत्रकार आहत हैं और दुखी हैं। और इसी बात को लेकर आज हम सब पत्रकार साथियों ने, धार के पत्रकार साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में हमने चिंता व्यक्त की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार पत्रकारों पर इस प्रदेश में हमले हो रहे हैं, क्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है। और हमने इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है और घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस बात को भी हमने अपने ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र सब पत्रकारों की ओर से आग्रह है कि वे इस मामले का संज्ञान लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए और यह भी सुनिश्चित करें कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों को चलाई जा रही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर क्षेत्रीय आयुक्त EPFO सत्यवर्धन गौतम ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग के मुरेड़ा, भिंड, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़ सहित 9 जिले में कार्य कर रही कंपनियां संस्थानों से अधिक संख्या में पंजीयन कराने की अपील की है। साथ ही क्षेत्रीय आयुक्त EPFO ग्वालियर एवं चंबल संभाग सत्यवर्धन गौतम ने सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर ग्वालियर एवं चंबल संभाग में लगभग 14,300 से अधिक संस्थान कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस योजना में लगभग 296 संस्थानों ने पंजीकरण कराया है, जो कि अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। साथ ही क्षेत्रीय आयुक्त EPFO सत्यवर्धन गौतम ने इस योजना को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से भारत सरकार के द्वारा लागू की गई है। ये भारत सरकार की अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका बजट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। इस योजना के तहत भारत सरकार ने प्रयास किया है कि जो भी नियोक्ता हैं उनको भारत सरकार इंसेंटिवाइज करना चाहती है कि अगर वो अपने कारखाने में नए रोजगार का सृजन करेंगे, उसमें प्रत्येक नए श्रमिक के लिए प्रति माह 1,000 से लेकर के 3,000 तक का प्रावधान है। इसके तहत इसी के अंतर्गत अगर जो कर्मचारी है, अगर वो पहली बार उसको नियोक्ता अपने यहाँ कार्य पे रखता है, तो उसको भी हर साल 6 महीने के हिसाब से 7,500 रुपये, 15,000 रुपये तक का हर 6 महीने में उसको भी मौद्रिक इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही इसके अंदर एक प्रायोजन ये भी किया गया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का भी कोर्स श्रमिकों के लिए लाया गया, ताकि वो अपने बेहतर भविष्य के लिए नियोजन जो है पैसे का वो करना सीख सकें। और ये योजना ग्वालियर क्षेत्र के लगभग 9 जिलों में हम लोग बहुत ही जोर शोर के साथ इसको प्रचार कर रहे हैं। नियोक्ताओं के साथ लगातार वेबिनार, सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। उनको हम लोग इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस रोजगार के तहत नामांकन कराएं और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अभी तक
लगभग 400 के तकरीबन नियोक्ताओं ने इस योजना के अंतर्गत लाभ लिया है। साथ ही 1500 से अधिक कर्मचारियों को इस योजना के तहत नामांकित किया गया और उनको उस योजना का लाभ। फिलहाल के लिए आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही। देश दुनिया के अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।